सबसे पहले हम बात करेंगे शिपिंग के बारे में। और शिपिंग की इंपॉर्टेंस कहाँ से दिखाई देती है? इंडिया का जितना भी टोटल ट्रेड है उसका 95% ट्रेड बाय वॉल्यूम और 70% ट्रेड बाय वैल्यू सी के थ्रू किया जाता है, ओशन के थ्रू किया जाता है। बहुत सिंपल, 95% ट्रेड बाय वॉल्यूम और 70% ट्रेड बाय वैल्यू सी के थ्रू किया जाता है, ओशंस के थ्रू किया जाता है। और यहाँ से इंपॉर्टेंस दिखाई देती है शिपिंग ट्रांसपोर्ट की। और हमारा लंबा चौड़ा कोस्ट लाइन है, लगभग 7,517 किलोमीटर का कोस्ट लाइन है। तो शिपिंग ट्रांसपोर्ट के मामले में इंडिया का ह्यूज पोटेंशियल है, लंबा चौड़ा पोटेंशियल है। इंडिया में 13 मेजर पोर्ट्स हैं और लगभग 200 से ज़्यादा माइनर पोर्ट्स हैं। मेजर पोर्ट्स कितने हैं? 13 मेजर पोर्ट्स हैं। 2010 तक पोर्ट ब्लेयर पोर्ट जो है उसको भी मेजर पोर्ट कंसिडर किया जाता था, लेकिन 2010 में ये जो पोर्ट ब्लेयर पोर्ट है इसको मेजर पोर्ट की लिस्ट से रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया। और इसके बाद हमारी कंट्री में सिर्फ 12 मेजर पोर्ट्स रह गए थे। लेकिन फिर 2020 में वधवान पोर्ट जो कि महाराष्ट्र में है, वधवान पोर्ट को मेजर पोर्ट्स की लिस्ट में ऐड कर दिया गया। और इसके बाद आज की डेट में हमारी कंट्री में 13 मेजर पोर्ट्स हैं और लगभग 200 से ज़्यादा माइनर पोर्ट्स हैं। पारादीप, चेन्नई, विशाखापट्टनम, कांडला और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट ये वो पोर्ट्स हैं जो कि हाईएस्ट कार्गो कैपेसिटी वाले पोर्ट्स हैं। हाईएस्ट कार्गो कैपेसिटी वाले पोर्ट्स कौन से हैं? पारादीप है, चेन्नई है, विशाखापट्टनम है, कांडला है और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है। अच्छा, ये जो पोर्ट्स होते हैं इनकी एफिशिएंसी मेजर की जाती है बाय टेट। इनकी एफिशिएंसी मेजर की जाती है बाय टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है? कोई शिप है, वो आने के बाद उस पर जो सामान है वो खलेगा, जो कामकाज होना है वो कामकाज होगा। उसके बाद वो शिप कितनी देर में टर्न अराउंड करके वापस जाने के लिए तैयार है उसको बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम। जितना कम टर्न अराउंड टाइम होगा उतना एफिशिएंट होगा पोर्ट। ये जो टर्न अराउंड टाइम है इसके मामले में इंडियन पोर्ट्स ने बड़ा सिग्निफिकेंटली इंप्रूव किया है। 2010-11 के मुकाबले आज की डेट में जो टेट है, जो टर्न अराउंड टाइम है हमारे पोर्ट्स का, वो ऑलमोस्ट आधा है। 2021 में इंडियन पोर्ट्स के लिए टर्न अराउंड टाइम कितना था? 2.25 डेज। सिग्निफिकेंटली हमने इंप्रूव तो किया है, लेकिन टेट के मामले में जो ग्लोबल एवरेज है वो कितना है? 1 दिन का है। और हमारे यहाँ पे टेट कितना है? लगभग 2.25 डेज। इसका मतलब क्या है कि हमें यहाँ पे सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करने की ज़रूरत है, टर्न अराउंड टाइम को कम करने की ज़रूरत है, पोर्ट्स को और ज़्यादा एफिशिएंट बनाने की ज़रूरत है। विशाखापट्टनम और मारमगांव पोर्ट जो हैं उनका हाईएस्ट टेट है, उनका हाईएस्ट टर्न अराउंड टाइम है। और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जो है उसका लोवेस्ट टेट है। इनफैक्ट ये जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है ये पहला 100% मेजर लैंड लॉर्ड पोर्ट है। लैंड लॉर्ड पोर्ट का मतलब क्या होता है? बेसिकली ऐसा पोर्ट जिसको रेगुलेट करने की जिम्मेदारी होती है पोर्ट अथॉरिटीज़ की, लेकिन जिसका ऑपरेशनल एस्पेक्ट और जो मैनेजमेंट एस्पेक्ट है वो पूरे तरीके से किसी प्राइवेट सेक्टर के पास में होता है। ये जो लैंड लॉर्ड पोर्ट होते हैं ये पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे फंक्शन करते हैं। रेगुलेट करने की जिम्मेदारी किसकी है? पोर्ट अथॉरिटी की है, लेकिन मैनेजमेंट, ऑपरेशनल एस्पेक्ट पूरी तरीके से किसके हाथ में है? प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है। तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है वो पहला 100% लैंड लॉर्ड पोर्ट है। ये बेसिक चीज़ें हैं। इन बेसिक चीज़ों के बारे में ऑलरेडी हमने कई बार पढ़ा हुआ है, होपफुली आपको पता होंगी, आपको याद होंगी। फिर सवाल आता है कि जो शिपिंग सेक्टर है इसके सामने क्या इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंजेस हैं? चैलेंजेस क्या क्या हैं? एक तो कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स हैं। ये जो हमारे पोर्ट्स हैं ये हैवी कैपेसिटी को हैंडल करने के लिए तैयार नहीं है, कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स हैं। दूसरा, हमारे ज़्यादातर जो पोर्ट्स हैं वो अभी भी पुराने सर्विस पोर्ट मॉडल पे ही फंक्शन करते हैं। सर्विस पोर्ट मॉडल क्या होता है? इस सर्विस पोर्ट मॉडल के तहत जो ओनरशिप होती है पोर्ट की वो होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में, सरकार के पास में। और जो ऑपरेशनल एस्पेक्ट होता है वो होता है पोर्ट अथॉरिटी के पास में। इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम आती है एफिशिएंसी की। बिकॉज जो वर्कर्स होते हैं वो सरकार के अगेंस्ट में कभी स्ट्राइक पे बैठ जाएंगे, कभी धरने पे बैठ जाएंगे, कभी छुट्टी मार लेंगे, काम नहीं करेंगे, तो एफिशिएंसी का प्रॉब्लम होता है। इसके सब्सटीट्यूट के तौर पर यूज किया जाता है लैंड लॉर्ड पोर्ट को, जहां पे रेगुलेशन की जिम्मेदारी है पोर्ट अथॉरिटी के पास में, लेकिन जो ऑपरेशनल एस्पेक्ट है वो किसके हाथ में है? वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है। लेकिन हमारे यहाँ पे ज़्यादातर जो पोर्ट्स हैं वो अभी भी इसी सर्विस पोर्ट मॉडल पे फंक्शन करते हैं, जिसमें एफिशिएंसी बेहद कम होती है।
फिर तीसरा, मॉडर्नाइजेशन प्रॉपर नहीं है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ प्रॉपर नहीं है। और फाइनली जो पोर्ट अथॉरिटीज़ होती हैं उनको बड़ी कम ऑटोनॉमी मिली हुई है। ये जो पोर्ट अथॉरिटीज़ हैं ये खुद से क्विक डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकती हैं, बिकॉज इनके पास में ऑटोनॉमी नहीं है, कानूनन तौर पे इनको उतना फ्रीडम नहीं है। तो ये मेजर चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस क्या क्या हैं? कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स हैं। ज़्यादातर जो इंडियन पोर्ट्स हैं वो पुराने सर्विस पोर्ट मॉडल के तहत ही फंक्शन करते हैं। मॉडर्नाइजेशन नहीं है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं किया जा रहा है, और जो पोर्ट अथॉरिटीज़ हैं उनके पास में एडुकेट ऑटोनॉमी नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार ने कोशिश नहीं की है। कई सारे स्टेप्स लिए हैं सरकार ने ये जो शिपिंग सेक्टर है इसमें इंप्रूवमेंट लाने के लिए। क्या क्या स्टेप्स लिए हैं? 2021 में एक एक्ट लाया गया, मेजर पोर्ट अथॉरिटीज़ एक्ट। मेजर पोर्ट अथॉरिटीज़ एक्ट को लाया गया 2021 में, और इस 2021 के एक्ट ने रिप्लेस किया मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट ऑफ 1963 को। मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट ऑफ 1963 को रिप्लेस किया मेजर पोर्ट अथॉरिटीज़ एक्ट ऑफ 2021 ने। और ये जो 2021 का एक्ट है इसमें क्या बोला गया? बोर्ड ऑफ मेजर पोर्ट्स को बोला गया कि अब वो अपनी सर्विसेज के लिए और पोर्ट एसेट्स के यूज़ के लिए टैरिफ्स को, रेट्स को अपने हिसाब से फिक्स कर सकते हैं। ये जो प्रॉब्लम थी लेस ऑटोनॉमी की, उसको कुछ हद तक सॉल्व करने की कोशिश की गई और बोला गया कि जो बोर्ड ऑफ मेजर पोर्ट है, ये बोर्ड खुद से जो भी सर्विसेज हैं और जो भी पोर्ट की एसेट्स हैं उनके यूज़ के लिए टैरिफ्स को, रेट्स को खुद से फिक्स कर सकते हैं। तो मेजर पोर्ट अथॉरिटीज़ एक्ट ऑफ 2021 को लाया गया। फिर 2015 में इंडिया और ईरान के बीच में छाबर पोर्ट के डेवलपमेंट के लिए MOU साइन हुआ, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ। 2018 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस छाबार पोर्ट के 2 बर्थ्स का ऑपरेशन अपने हाथ में भी ले लिया है। तो ये जो छाबार पोर्ट है ईरान का, इसको डेवलप करने के लिए इंडिया और ईरान के बीच में MOU कब साइन हुआ? 2015 में साइन हुआ। फिर हमारा एक बड़ा पॉपुलर प्रोजेक्ट है सागरमाला प्रोजेक्ट। कब लाया गया? 2016 में लाया गया। सागरमाला प्रोजेक्ट कब लाया गया? 2016 में लाया गया। कौन लेकर आया? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। और ये जो सागरमाला प्रोजेक्ट है इसका एम क्या है? इसका एम है पोर्ट लेड डेवलपमेंट। जितने भी हमारे एग्जिस्टिंग पोर्ट्स हैं उनको मॉडर्नाइज करना है, उनको ट्रांसफॉर्म करना है इनटू वर्ल्ड क्लास पोर्ट्स। ये एम है सागरमाला प्रोजेक्ट का। इस सागरमाला प्रोजेक्ट के अंदर 802 प्रोजेक्ट्स को शुरू किया गया, अंडरटेक किया गया, जिनकी कॉस्टिंग लगभग 5.4 लाख करोड़ होगी। और ये जो 802 प्रोजेक्ट्स हैं इनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा अप टू 2035। 2035 तक इन 802 प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और वेरियस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे प्रोजेक्ट फॉर पोर्ट मॉडर्नाइजेशन एंड न्यू पोर्ट डेवलपमेंट। जो एग्जिस्टिंग पोर्ट्स हैं उनको मॉडर्नाइज किया जाएगा और कुछ नए पोर्ट्स को डेवलप किया जाएगा। फिर प्रोजेक्ट फॉर पोर्ट कनेक्टिविटी एनहेंसमेंट, जो पोर्ट्स हैं उनको एडुकेटली कनेक्ट किया जाएगा। फिर प्रोजेक्ट फॉर पोर्ट लिंक्ड मॉडर्नाइजेशन, जो पोर्ट्स हैं उनको मॉडर्नाइज किया जाएगा। और फिर पोर्ट फॉर कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट, जो कोस्टल कम्युनिटी है उसको भी डेवलप किया जाएगा। तो ये जो सागरमाला प्रोजेक्ट है ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। फिर प्रोजेक्ट उन्नति। प्रोजेक्ट उन्नति क्या है? एक क्वांटिटेटिव बेंचमार्किंग मॉड्यूल तैयार किया जाएगा मेजर पोर्ट्स के लिए। ये जो मेजर पोर्ट्स हैं इनको ऑपरेशन कैसे करना चाहिए, इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी होनी चाहिए, HR मैनेजमेंट कैसे किया जाना चाहिए, इनकी एफिशिएंसी को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, उसके लिए एक मॉड्यूल तैयार किया जाएगा। और ये जो मॉड्यूल है ये बेंचमार्क होगा मेजर पोर्ट्स के डेवलपमेंट के लिए। इस मॉड्यूल को तैयार करने के लिए प्रोजेक्ट उन्नति को लॉन्च किया गया। प्रोजेक्ट ग्रीन पोर्ट्स, ये जितने भी पोर्ट्स हैं उनको क्लीन करने के लिए, उनको ग्रीन करने के लिए लॉन्च किया गया प्रोजेक्ट ग्रीन पोर्ट्स को। और ये जो प्रोजेक्ट ग्रीन पोर्ट्स है इसका एम क्या है कि जो कार्बन एमिशंस हैं पोर्ट्स के थ्रू उनको रिड्यूस करना है, उनको कम करना है बाय 30% बाय 2030। और जो रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर है उसको इंक्रीज करना है बाय 60%। तो प्रोजेक्ट ग्रीन पोर्ट्स नाम से ही क्लियर है कि जो पोर्ट्स हैं उनको क्लीन बनाना है, उनको ग्रीन बनाना है। फिर नेशनल मैरीटाइम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। नेशनल मैरीटाइम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ये क्यों लाया गया? ये लाया गया शिपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए, मॉडर्नाइज करने के लिए। फिर इसके बाद मैरीटाइम इंडिया विजन 2030। मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 इसको रिलीज़ किया गया मार्च 2021 में। कब रिलीज़ किया गया? मार्च 2021 में। और ये लाया गया था फॉर एक्सीलरेटेड ग्रोथ इन मैरीटाइम सेक्टर इन द नेक्स्ट डेकेड।
अगले डेकेड में हमें मैरीटाइम सेक्टर में ग्रोथ को एनहेंस करना है, ग्रोथ को इम्प्रूव करना है, एक्सेलरेट करना है, उसके बारे में बात करता है मैरीटाइम इंडिया विजन ऑफ 2030। ये बेसिक कुछ स्टेप्स लिए सरकार ने। फिर एक एक्ट लाया गया 2019 में, रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स एक्ट 2019, रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स एक्ट 2019। ये जो एक्ट है इसके थ्रू शिप बिल्डिंग में जो भी हजार्डस मटीरियल्स हैं उनके यूज़ को, उनके इंस्टॉलेशन को प्रोहिबिट किया गया, रेस्ट्रिक्ट किया गया। शिप बिल्डिंग में हजार्डस मटीरियल्स को यूज़ नहीं किया जाएगा, उसको रेस्ट्रिक्ट करने की बात करता है ये रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स एक्ट 2019। जो एग्जिस्टिंग शिप्स हैं अगर उनमें कोई हजार्डस मटीरियल यूज़ किया गया है तो उसको हटाने के लिए और ये जो एक्ट है इसके साथ में कंप्लाई करने के लिए उन एग्जिस्टिंग शिप्स को 5 साल का टाइम दिया जाएगा। तो ये भी काम किया गया। 2019 में बेसिकली इंडिया ने साइन किया हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सेफ्टी एंड एनवायरमेंटली साउंड रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स, जो कि 2009 का कन्वेंशन है। 2019 में सरकार ने साइन किया हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सेफ्टी एंड एनवायरमेंटली साउंड रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स, जो कि 2009 का कन्वेंशन है। इस कन्वेंशन को साइन किया गया और इसी कन्वेंशन को फुलफिल करने के लिए लाया गया इस रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स एक्ट ऑफ 2019 को। बहुत बेसिक सिंपल सी बातचीत है। देखो ये जितने भी इनिशिएटिव्स लिए हैं सरकार ने, इनमें से एक तो इसको सागरमाला प्रोजेक्ट ऑफ 2016 को थोड़ा याद रखना, दूसरा एक लाइन में इस मैरीटाइम इंडिया विजन ऑफ 2030 को याद रख लेना, बाकी अगर 2-4 याद रह जाएं तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है, जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। और ये दोनों चीज़ें तो होपफुली आपने कर दी होंगी बिकॉज इसमें आपका कुछ जाता नहीं है और चैनल की ग्रोथ के लिए ये दोनों चीज़ें बेहद इंपॉर्टेंट हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो QR कोड को स्कैन करके। अच्छा फिर इसके बाद शिपिंग ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेशन है वो कौन सी है? शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये जो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है ये गवर्नमेंट PSU है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1961 में और ये लार्जेस्ट शिपिंग कंपनी है। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट PSU है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। स्टैब्लिश कब किया गया? 1961 में। और ये लार्जेस्ट शिपिंग कंपनी है। इसका काम क्या है? जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल वेसल्स हैं उनको मैनेज करना, उनको ऑपरेट करना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को नवरत्ना का स्टेटस दिया कब? 2008 में। लेकिन 2019 में शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को सरकार ने प्राइवेटाइजेशन के लिए अप्रूव कर दिया। इसके प्राइवेटाइजेशन के लिए अप्रूव कर दिया कब सरकार ने? 2019 में इसको अप्रूव कर दिया गया। बहुत सिंपल। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बेसिक तौर पे याद रखना, गवर्नमेंट PSU, हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई में। स्टैब्लिश किया गया 1961 में। लार्जेस्ट शिपिंग कंपनी है। जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल वेसल्स हैं उनको मैनेज और उनको ऑपरेट करने का काम किसका है? शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2008 में इसको नवरत्ना का स्टेटस दिया, लेकिन 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके प्राइवेटाइजेशन को भी अप्रूव कर दिया और इसके साथ शिपिंग ट्रांसपोर्ट की बातचीत खत्म हो गई। फिर इसके बाद बात आती है टेलीकॉम सेक्टर के बारे में। इंडियन टेलीकॉम जो है वो सेकंड लार्जेस्ट है इन दी वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ टेलीफोन कनेक्शंस। टेलीफोन कनेक्शंस के मामले में इंडियन टेलीकॉम सेक्टर जो है वो सेकंड लार्जेस्ट है। पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे चाइना है। हमारी जो मोबाइल इंडस्ट्री है वो लगभग 6.5% कॉन्ट्रीब्यूट करती है टू दी GDP में मोबाइल इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन कितना है? लगभग 6.5%। इंडिया की जो रैंक है वो 49th रही आउट ऑफ 133 कंट्रीज एज पर नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में इंडिया की जो रैंक है 2024 में वो 49th रही। कितनी कंट्रीज में से? 133 कंट्रीज में से। 2023 में हमारी रैंक कितनी थी? 68 थी हमारी रैंक। मतलब यहाँ हमने बहुत सिग्निफिकेंटली इंप्रूव किया है। 2024-25 की जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की एनुअल रिपोर्ट है वो क्या कहती है? इंडिया में लगभग 119 करोड़ टेलीफोन कनेक्शंस हैं। 2024-25 की जो एनुअल रिपोर्ट है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की वो क्या कहती है? इंडिया में लगभग 119 करोड़ टेलीफोन कनेक्शंस हैं
और इन 119 करोड़ टेलीफोन कनेक्शंस में से मोबाइल कनेक्शंस कितने हैं? लगभग 115 करोड़। हमारी कंट्री में जो टेली डेंसिटी है, टेली डेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ टेलीफोन्स पर 100 पीपल, पर 100 पीपल पे कितने नंबर ऑफ टेलीफोन्स हैं उसको बोलते हैं टेली डेंसिटी। हमारी कंट्री में जो टेली डेंसिटी है वो कितनी है? 84.36%। मतलब अगर 100 लोगों को सर्वे किया जाएगा तो लगभग 85 लोगों के पास में टेलीफोन होगा। हमारी टेली डेंसिटी कितनी है? लगभग 84.36। ये जो डेटा है ये डेटा लेटेस्ट वाला है, किताब में 1 साल पुराना डेटा दे रखा है, हमने बिल्कुल लेटेस्ट वाला डेटा यूज़ किया है। बहुत सिंपल तौर पे ये डेटा मेरे को नहीं लगता कहीं काम आएगा, लेकिन आप बेसिक तौर पे 2-3 चीज़ें याद रख लो। एक तो याद रख लो कि सेकेंड लार्जेस्ट हैं हम इन टर्म्स ऑफ टेलीफोन कनेक्शंस, चाइना के बाद दूसरे नंबर पे हैं। दूसरा याद रख लो कि 2024-25 की जो एनुअल रिपोर्ट है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की, वो क्या कहती है कि हमारी कंट्री में लगभग 119 करोड़ टेलीफोन कनेक्शंस हैं। इसको तो याद रख लेना, बिकॉज कहीं ना कहीं किसी न किसी आंसर में ये लाइन काम आ जाएगी। ये जो 119 करोड़ टेलीफोन कनेक्शंस हैं उसमें से लगभग 115 करोड़ मोबाइल कनेक्शंस हैं, और हमारी टेली डेंसिटी कितनी है? लगभग 84.36%। इसको भी याद रख लेना। अच्छा, ये जो टेलीकॉम सेक्टर है इसके सामने चैलेंजेस क्या हैं? एक तो सब्सटेंशियल कंपटीशन है, प्राइस कटिंग चल रही है। अब तो 2-3 ही प्लेयर्स रह गए, और उन 2-3 प्लेयर्स को अगर सर्वाइव करना है तो सस्ते दर पर सुविधाएं देनी होंगी। हालांकि हमें महंगी लगती हैं, लेकिन अगर डेवलप्ड कंट्री से कंपेयर करेंगे तो हमारे यहाँ पे आज भी जो डेटा प्रोवाइड किया जाता है वो बेहद सस्ता है। और ये सस्ता डेटा, ये सस्ती सर्विसेज प्रोवाइड करने के चक्कर में ये जो सेक्टर है इसमें फाइनेंशियल स्ट्रेस देखने को मिलती है। दूसरा, जो सरकारी कंपनीज हैं, BSNL है, MTNL है, वो इस टैरिफ वॉर की वजह से इफेक्टेड हैं। अब जियो, एयरटेल, MI वगैरह, VI वगैरह, इनमें आपस में लड़ाई चल रही है, ये अपने प्राइस कटिंग कर रहे हैं, इनका जो कुछ चल रहा है, उसकी वजह से नेगेटिवली इम्पैक्ट होता है BSNL। प्राइवेसी और सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, ये तो हैं ही। टेलीकॉम सेक्टर में, इंटरनेट में ये जो प्राइवेसी और सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं ये तो बढ़ चढ़ के हैं। 5G का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हमने बेहद लेट किया। और एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है डिजिटल डिवाइड। रूरल अर्बन डिवाइड देखने को मिलता है, मेल फीमेल डिवाइड देखने को मिलता है। ये जो चैलेंजेस हैं इनमें जो बड़ा चैलेंज है वो है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी इश्यूज़। बाकी तो ऐसे चैलेंजेस हैं जिनसे हम डील कर सकते हैं। अच्छा, टेलीकॉम सेक्टर में एक टर्म चलता है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू क्या होता है? ये बेसिकली टेलीकॉम कंपनीज और सरकार के बीच में एक फीस शेयरिंग एग्रीमेंट है। बेसिकली होता क्या है कि ये जो टेलीकॉम कंपनीज हैं ये सरकार को एक यूजेज और लाइसेंसिंग फीस देती हैं, और ये फीस दी जाती है एज पार्ट ऑफ रेवेन्यू शेयरिंग एग्रीमेंट। सिंपल, ये जो टेलीकॉम कंपनीज हैं ये सरकार को एक यूजेज और लाइसेंसिंग फीस देती हैं, और ये जो फीस है ये दी जाती है एज पार्ट ऑफ रेवेन्यू शेयरिंग एग्रीमेंट। इसी को बोला जाता है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। अच्छा, ये जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है और जो टेलीकॉम कंपनीज हैं उनके बीच में एक लंबा चौड़ा कॉन्फ्लिक्ट चला। और कॉन्फ्लिक्ट क्या था? कंपनीज ये कह रही थी कि हम जो रेवेन्यू देते हैं, हम जो फीस देते हैं सरकार को, वो हमें देनी है सिर्फ टेलीकॉम सर्विसेज के लिए। और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ये कह रहा था कि आप जो फीस देते हो, आप जो रेवेन्यू देते हो, वो टेलीकॉम सर्विसेज के लिए तो देना है, नॉन टेलीकॉम सर्विसेज के लिए भी देना है। और ये कॉन्फ्लिक्ट इतना बढ़ गया कि ये केस कोर्ट में पहुंचा, और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने के बाद डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के फेवर में रूल किया। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो टेलीकॉम कंपनीज हैं इनको टेलीकॉम सर्विसेज और नॉन टेलीकॉम सर्विसेज दोनों के लिए रेवेन्यू देने की ज़रूरत है, दोनों के लिए फीस देने की ज़रूरत है। हमें तो सिर्फ कितना याद रखना है कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू क्या है। टेलीकॉम कंपनी सरकार को एक यूजेज और लाइसेंसिंग फीस देती हैं, और ये जो फीस है ये दी जाती है एज पार्ट ऑफ रेवेन्यू शेयरिंग एग्रीमेंट। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो टेलीकॉम सेक्टर है इसमें 100% FDI अलाउड है थ्रू ऑटोमेटिक रूट। 100% FDI अलाउड है टेलीकॉम सेक्टर में, वो भी थ्रू ऑटोमेटिक रूट। अच्छा, 5G सर्विसेज को लॉन्च किया गया है। ये जो 5G सर्विसेज को लॉन्च किया गया है इसके लॉन्च की शुरुआत सबसे पहली बार की गई अक्टूबर 2022 में। हालांकि लॉन्च तो हमने काफ़ी लेट किया है, लेकिन हाँ, जिस पेस पे हमने लॉन्च किया है उस मामले में वी आर दी फास्टेस्ट ग्रोइंग 5G नेटवर्क कंट्री इन दी वर्ल्ड। मतलब हमारे कंट्री में जो 5G का नेटवर्क है वो बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है। अच्छा, टेलीकॉम सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या क्या मेजर इनिशिएटिव्स लिए हैं? एक तो सरकार लेकर आई नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क इसको लाया गया 2011 में, और इसको लाया गया था
टू प्रोवाइड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए 2011 में सरकार लेकर आई नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। 2015 में इसका नाम बदला गया और इसका नाम बदल के क्या रखा गया, भारत नेट इसका नाम रखा गया। 2015 में इसका नाम बदल के क्या रखा गया, भारत नेट इसका नाम रखा गया। और ये डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का पहला पिलर है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का ये पहला पिलर है जिसका एम है कि हमें ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी है हमारे कंट्री की सभी 2.5 लाख ग्राम पंचायत को। डिजिटल इंडिया का भारत नेट जो है वो पहला पिलर है और इसका एम क्या है कि हमें हमारे कंट्री के सभी 2.5 लाख ग्राम पंचायत को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी है। और फिर ये काम किस चीज़ के लिए करता है, ये काम करता है हाई स्केलेबल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्टेब्लिश करने के लिए और अफोर्डेबल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए टू ऑल दी हाउस होल्ड्स। बेसिक सिंपल तौर पे याद रखो, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क कब लॉन्च किया गया, 2011 में। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। 2015 में इसका नाम बदला गया और नाम रखा गया भारत नेट। ये जो भारत नेट है ये डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का पहला पिलर है और इसका एम क्या है कि हमारे कंट्री के जितने भी सभी 2.5 लाख ग्राम पंचायत हैं उनमें ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करना है। फिर 2018 में एक पॉलिसी लाई गई, नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी। बाहर बारिश हो रही है तो हो सकता है थोड़ा बहुत आवाज़ आए, बट ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होगा, अपन कंप्लीट कर लेते हैं। यही एक पेज रह गया बस। नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी कब लाई गई, 2018 में। ये जो 2018 की पॉलिसी है इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? एक इसका ऑब्जेक्टिव है कि हमें ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रोवाइड करना है सभी के लिए, ब्रॉडबैंड फॉर ऑल। दूसरा, 4 मिलियन एडिशनल जॉब्स को क्रिएट करना है डिजिटल कम्युनिकेशन सेक्टर में। तीसरा, डिजिटल कम्युनिकेशन सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है जो कि लगभग आज की डेट में 6.5% है टू दी जीडीपी, उसको बढ़ा के ले जाना है 8% ऑफ द जीडीपी तक। और हमें टॉप 50 नेशंस में एंटर करना है आईसीटी डेवलपमेंट इंडेक्स के ऊपर। आईसीटी डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर हमें टॉप 50 नेशंस में एंटर करना है। ये जो हमारा डिजिटल कम्युनिकेशन का सेक्टर है इसका कंट्रीब्यूशन 6.5% से बढ़ा के 8% ऑफ द जीडीपी तक इंक्रीज करना है। 4 मिलियन एडिशनल जॉब्स को क्रिएट करना है डिजिटल कम्युनिकेशन के सेक्टर में और ब्रॉडबैंड फॉर ऑल सबको प्रोवाइड करना है। ये ऑब्जेक्टिव्स हैं नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी ऑफ 2018 के। और ये ऑब्जेक्टिव्स कैसे फुलफिल किए जाएंगे? नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन चलाया गया जिसको राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान भी बुलाया जाता है। यूनिवर्सल ब्रॉडबैंड एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन चलाया गया। नेशनल डिजिटल ग्रिड को स्टैब्लिश किया जाएगा और ये जो नेशनल डिजिटल ग्रिड है इसको स्टैब्लिश किया जाएगा थ्रू क्रिएशन ऑफ नेशनल फाइबर अथॉरिटी। नेशनल फाइबर अथॉरिटी को स्टैब्लिश किया जाएगा और उसके थ्रू क्रिएट किया जाएगा नेशनल डिजिटल ग्रिड को। फिर ब्रॉडबैंड रेडीनेस इंडेक्स तैयार करना है और ये जो ब्रॉडबैंड रेडीनेस इंडेक्स है ये बताएगा कि वेरियस स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज कैसा परफॉर्म कर रही हैं ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के मामले में। और इसके अलावा ट्रांसपेरेंट, नॉर्मेटिव और फेयर पॉलिसी डेवलप करनी है फॉर स्पेक्ट्रम असाइनमेंट एंड अलोकेशन। बहुत सिंपल तौर पे नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी ऑफ 2018 को भी दिमाग में रखना। फिर एक है स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन का एम क्या है कि 100 स्मार्ट सिटीज़ हमें बनानी है। ये जो स्मार्ट सिटी मिशन है इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इसको इम्प्लीमेंट कर रही है। ये जो बेसिक आइडिया है इस स्मार्ट सिटी मिशन का वो क्या है कि ऐसी सिटीज़ बनानी है जो कि मॉडर्न सिटीज़ हों, जिनमें एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जिनमें एडुकेट कनेक्टिविटी हो, जिनमें एडुकेट इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी हो, मतलब सारी सुविधाएं जो हैं वो मॉडर्न लेवल से होनी चाहिए। उसके लिए स्मार्ट सिटी मिशन को लॉन्च किया गया। ऐसी 100 स्मार्ट सिटीज़ को डेवलप किया जाएगा। इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इसको इंप्लीमेंट कर रहा है। 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने 2 इंडाइसेस को लॉन्च किया और ये जो 2 इंडाइसेस हैं इनके थ्रू देखा जाता है कि 100 स्मार्ट सिटीज़ में और 14 मिलियन प्लस सिटीज़ में क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे सिटीजन्स की। ये जो 2 इंडाइसेस हैं इनके नाम क्या हैं? ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स और दूसरा म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स। म्यूनिसिपैलिटीज़ की परफॉर्मेंस को देखने के लिए म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स को लॉन्च किया गया और दूसरा ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स को लॉन्च किया गया। और इसके साथ आज की हमारी बातचीत खत्म हो गई। इंफ्रास्ट्रक्चर ये चैप्टर भी खत्म हो गया। ज़्यादा डिफिकल्ट चैप्टर था नहीं और ये चैप्टर ऐसा है कि एक बार पढ़ो, एक बार में देखो, दिमाग में जितनी चीज़ें आ जाएँ उतनी चीज़ों को दिमाग में रखो। ये जो चीज़ें हैं वो ज़्यादातर रेफरेंस के तौर पे ही काम आएंगी। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें पिछले बहुत सालों से नहीं आया है, लेकिन फिर भी एकदम से छोड़ना मत, बिकॉज ये ऐसा चैप्टर है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से काम ज़रूर आ जाएगा। तो पढ़ जरूर लेना।
कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।